नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो 7 अध्याय है, 7वां अध्याय है गति, दूरी एवं समय। इस अध्याय को जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो वीडियो में आप जाके जो सो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसका हेडिंग को ही क्यों इस तरह रखा गया, क्या गति, दूरी एवं समय, क्योंकि सबसे पहले कोई अध्याय शुरू करने से पहले उसके हेडिंग के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि आपका दिमाग में यह क्वेश्चन चलता होगा कि यह अध्याय का नाम जो सो यही क्यों रखा गया, तो समझिएगा क्यों रखा गया। रखने का किसी न किसी प्रकार का रीजन होता है और उसी रीजन को मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, गति, दूरी एवं समय। देखिए, हमें इस अध्याय में बताया जाएगा, इस अध्याय के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बताया जाएगा कि गति और दूरी और समय में क्या जो है सो क्या बोल सकते हैं, रिलेशन है। और उसी रिलेशन को जो है सो इस अध्याय के माध्यम से हम समझने वाले हैं और आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहा जाता है, आप जानते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि कोई वस्तु है, ठीक है, उसके सापेक्ष जब किसी वस्तु गति कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वह जो सो गति कर रहा है। समय के सापेक्ष जो सो स्थान परिवर्तन कर रहा है तो उसे हम गति कहेंगे। कहने का अर्थ ये बनता है कि मान लीजिए अभी आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और अगर आप किसी के सापेक्ष उठ के नहीं जाते हैं तो क्या आप गति कहलाएंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आप किसी बस में जा रहे हैं और आपका मित्र भी आपके बस में साथ में बैठा हुआ, और कोई व्यक्ति जो सो सड़क किनारे है, आप बस से जाते हुए देखते होंगे पेड़ पौधे और जो सड़क में व्यक्ति को, वह जो सो आपको पीछे छूटते हुए या गति करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आप अपने मित्र को बस में साथ देखेंगे तो क्या मित्र को उसका जो है सो गति नहीं कर रहा है। तो आपका रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट अर्थात सापेक्षिक, आप क्या आपका किसके सापेक्ष आप देख रहे हैं, तो आप जो सो अपने मित्र के सापेक्ष देख रहे हैं तो आप विरामावस्था में। लेकिन जब आप सड़क के और आपको सड़क के किनारे का व्यक्ति जो देख रहा है, तब आपको देख रहा है कि बस के साथ साथ आप भी गति कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है, वो अपने सापेक्ष देख रहा है और आप अपने सापेक्ष देख रहे हैं। तो दोनों के सापेक्ष अगर देखा जाए तो दोनों का जो सो आप देख रहे हैं अपने सापेक्ष, तब जो सो उसको गति में पा रहे हैं, और वो अपने सापेक्ष देख रहा है तो आपको गति में पा रहा है। इस प्रकार से गति का होता है। तब आप किसी के सापेक्ष जो है सो हमेशा व्यक्ति गति करते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने अभी मोबाइल रखा हुआ है और आप यहाँ से उठ के चले जाते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मोबाइल के सापेक्ष में मैं भी गति करके आया हूँ, क्योंकि मोबाइल जहाँ के तहाँ है, ठीक है। लेकिन आप जो सो गति करके कहीं से घूर के आ गए तो आपका गति कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आगे देखते हैं फिर क्या कहा जाता है। देखिए, एक एक पॉइंट को आपको मैं समझा के पूरा बताते जाऊँगा, तो वीडियो को स्किप कहीं नहीं करना है और आपको ध्यान से देखना है। देखिए, कहा जाता है, गति अथवा आवर्त गति हो सकती है। सारणी में गति के उदाहरण दिए गए हैं, प्रत्येक उदाहरण में गति के प्रकार पहचान कर भरिए। देखिए, गति जो होता है वो एक प्रकार का गति नहीं हो सकता है। जैसे कोई गोल गोल गति करता है, कुछ सीधी रेखा में जो सो गति करता है, तो वह क्या, गति का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। सीधी रेखा में जो गति करता है उसे सरल रेखीय गति कहेंगे, जो गोल गोल करता है उसे हम वृत्तीय गति देंगे, और अनेक प्रकार की गति हैं। अभी आगे हम उदाहरण में यहाँ देखते हैं। देखिए, क्या क्या गति है। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है, सरल लोलक की गति ये जो सो दोलन गति कहलाएगा। ठीक है, फिर आगे सीधी सड़क पर चलती हुई कार या सरल रेखीय गति कहलाएगा। दौड़ते बालक के हाथ की गति दोलन गति, क्योंकि हाथ जो है सो लोलक की तरह काम कर रहा है, और यह दोलन गति हो जाएगा। फिर झूले का झूलना ये भी दोलन गति, और बंदूक से निकला हुआ गोली या सरल रेखीय गति कहलाएगा। ठीक है, तो आप जो सो यहाँ आपको क्या भरना है ये आप समझ लिए होंगे, और मैं भी आपको बता भी दिया हूँ। अब देखिए, आगे कहा जाता है, सारणी 7.1 था ये। क्या आप बता सकते हैं कि किन वस्तुओं की गति मंद होती है एवं किन वस्तुओं की गति तीव्र होती है। अगर हम किसी वस्तु को जो सो मंद और तीव्र गति बोलेंगे तो किसी का हम रेफरेंस पॉइंट यानी कि सापेक्षिक बिंदु लेके ही बोलेंगे। कहा जाता है, क्या हम किसी भी वस्तु को तीव्र मंद कह सकते हैं, क्या ये तुलनात्मक होता है। देखिए, समझिएगा, मंद एवं तीव्र गति, मंद गति एवं तीव्र गति के बारे में समझिएगा। स्लो एंड फास्ट मोशन, आपने सड़क पर चलते हुए बसों को देखा है, ठीक है। कुछ बसें अन्य बसों की तुलना में अधिक तीव्र से गति से गमन करती। कुछ बस आप देखते होंगे, कुछ बस जो सो अधिक तीव्र से जा रहा है और कुछ जो सो स्लो जा रहा है, समझिएगा।
सापेक्षिक पॉइंट आप समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ समझिए ये आपका गाड़ी है और ये जो सो किसी और का गाड़ी है, और आप इस गाड़ी से जो सो आप आगे निकल जाते हैं, तो क्या इसके सापेक्ष में आप जो सो गति अधिक कर रहे हैं तो ही तो आगे निकल पाए। तो सापेक्षिक पॉइंट आपका ये गाड़ी हुआ, फिर सड़क हुआ, उसी को रेफरेंस पॉइंट मान के जो सो आप आगे बढ़ते चले गए। तो किसी ना किसी के रेफरेंस पॉइंट मान के ही जो सो आगे बढ़ा जाता है, और इस गति तो ही जो सो हम बता सकते हैं कि वह जो सो गति तीव्र गति है या मंद गति है। ठीक है, आगे कहा जाता है यदि किसी सड़क पर दो कार एक ही दिशा में गतिशील हो तो आप सरलता से यह बता सकते हैं कि उनमें कौन सी कार अन्य अन्य देखिएगा समझिएगा आगे, अन्य की तुलना में तीव्र गति से गमन कर रही है। आप वस्तु की तीव्र एवं मंद गति को बिना किसी दूसरी वस्तु के साथ तुलना किए जा सकते हैं। जैसे भूमि पर चलती हुई चींटी की गति मंद गति होती है एवं सड़क पर गतिशील बस की गति तीव्र गति होती है। यानी कि किसी न किसी के सापेक्ष रेफरेंस पॉइंट लेके ही जो सो मंद और तीव्र गति और यह गति में है या नहीं है उसे हम तो ही बोल सकते हैं, ऐसे बताना मुश्किल है। ठीक है, फिर अगला क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप 1 है, देखिए चित्र 7.1। ठीक है, इस चित्र को मैं किसी क्षण इस चित्र को देखना है। 7.1 में जो सो किसी क्षण सड़क पर एक दिशा में गतिशील कुछ वाहनों की स्थिति दिखाई गई है। अब चित्र 7.2 को देखिए। इस चित्र में उन्हीं वाहनों की कुछ समय बाद स्थिति दिखाई गई है। दोनों स्थिति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। कौन सी रंग का वाहन सबसे तीव्र गति से गमन कर रही है? इनमें से सबसे मंद गति में कौन गमन कर रही है? वो करने वाला वाहन का रंग कौन सा है? देखिए समझिएगा, दो को चित्र आपको दिया गया है। ठीक है, 7.1 और 7.2। देखिए अभी आप देख रहे हैं कि ये जो वाहन है ये सबसे मंद गति से अभी जो सो यहाँ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। लेकिन अब जो है सो इसमें मंद गति से ये रंग वाला गाड़ी कर रहा है, और दूसरा जो है सो यहाँ तीव्र गति से ये नीला रंग वाला जो गाड़ी है वह जो सो तीव्र गति से जो सो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में वीडियो ऑन लेवल है, आपको स्क्रीन पर वीडियो चलता हुआ दिखाई देगा। आगे आप जो सो प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करें। चैनल पेज पर जाना है, देखिए यहाँ जाइएगा। उसके बाद आप हमारा चैनल पेज पर आ जाएंगे, स्टडी टाइम चैनल पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पर जाना है। ठीक है, और प्लेलिस्ट में आपको जो सो पूरा यहाँ जो सो आपको मिल जाएगा सभी क्लास का प्लेलिस्ट। देखिए क्लास 7 का प्लेलिस्ट है, देख सकते हैं आप। क्लास 7 का साइंस का है, उसका क्वेश्चन आंसर का है साइंस का। फिर क्लास 8 का साइंस का है, और क्लास 8 का साइंस का जो है सो क्वेश्चन आंसर का है। फिर क्लास 8 हिंदी का है, फिर क्लास 6 हिंदी का है, और क्लास 7 हिंदी का है। इस प्रकार से सभी जो है सो यहाँ प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको जो है सो यहाँ से अगर आप वीडियो किसी भी प्रकार के वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, और एक एक बार जो सो लगातार वीडियो सीरीज में दिया हुआ है, तो आप यहीं से जो सो वीडियो को। अब आगे देखिए कहा जाता है मंद एवं तीव्र गति। मंद एवं तीव्र गति, मंद एवं तीव्र गति का निर्णय वस्तु द्वारा किसी दिए गए काल समय अंतराल में तय की गई दूरी से प्राप्त किया जाता है। तीव्र चलने वाली वाहनों की चाल अधिक होती है तथा मंद चलने वाली वाहनों की चाल कम होती है। ये भी बात समझने लायक है कि जो वस्तु या जो वाहन तीव्र गति से चल रही है उसका गति तीव्र होगा, और जो मंद गति से धीमी गति से चल रहा है वह उसका चाल जो है सो धीमा होगा। अब आगे देखते हैं चाल क्या होता है। स्पीड कहा जाता है दो वस्तुओं में कौन तीव्र गति से गमन कर रहा है, इससे ज्ञात करने की सबसे सरल विधि यह है कि आप इसके द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। जो वस्तु इकाई समय में अधिक दूरी तय करती है उसकी गति तीव्र होगी, और किसी वस्तु के द्वारा तय की गई देखिए किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। देखिए चाल किसे कहते हैं पहले ये समझिए। ठीक है, चाल का डिफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए कहाँ से, अभी आपको मैं हेडलाइन कर देता हूँ, आप यहाँ से देखिए। कहा जाता है, एक सेकेंड रुकिएगा। कहा जाता है किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में एक भी सेकेंड में तय की गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। जैसे कि चाल क्या हुआ कि आप जैसे कि
यहाँ से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो कितने की स्पीड के चाल से गए आप, उसी को हम जैसे गाड़ी से वाहन से जा रहे हैं तो आपको आप देखते होंगे गाड़ी में लिखा था 50 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर आप 60 के स्पीड से चला रहे हैं गाड़ी तो 1 घंटा में आप 60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से उस गाड़ी में दिखाता है, तो उसी को हम चाल कहते हैं। तो चाल अगर किसी गाड़ी का निकालना हो तो आगे देखते हैं कैसे चाल निकाला जा सकता है अगर आपको समय और दूरी पता हो तब। कहा जाता है जब आप जब आप या जब आप यह कहते हैं कि कोई बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चाल से गति कर रही है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह बस 1 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वही बात है कि अगर आप बोलते हैं कि 40 किलोमीटर की प्रति आवर से कोई बस जो है सो चल रहा है, कहने का इसका अर्थ क्या होता है कि कोई वह बस जो है सो 1 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। वास्तव में कोई बस 1 घंटा तक समान या नियत चाल से नहीं चलेगा। कहने का अर्थ ये बनता है कहीं रास्ता में ठोकर आ सकता है, कहीं भीड़ आ सकता है, कहीं रास्ता खाली हो, कहीं रास्ता जाम हो, तो वहाँ उसका चाल में जो है सो क्या होगा, कम बेसी कम अधिक कम होगा, जिसके कारण से जो है सो उसका चाल समान नहीं रह पाएगा और वह जो 40 किलोमीटर के प्रति आवर से चल रहा है उसका वह स्पीड नहीं रह पाएगा, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है आरंभ आरंभ में बस धीमी चाल से गति करती है और फिर अपनी चाल बढ़ाती है। क्या आप बस की औसत चाल परिकल्पित कर सकते हैं। हम किसी का भी चाल निकालते हैं तो उसका एवरेज स्पीड निकालते हैं, औसत चाल जो होता है वही निकालते हैं, ठीक है। तो इसका औसत चाल देखते हैं क्या होगा। सो देखिए औसत चाल, एवरेज स्पीड, किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा कुल तय की गई दूरी और तय करने में लगा कुल समय उसका औसत चाल कहलाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि आप मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, समझिएगा, और ये बी पॉइंट है। आप यहाँ से जो है सो यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है, तब जो है सो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है सो मान लीजिए 5 किलोमीटर है, ठीक है, 5 किलोमीटर है और आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना, मान लीजिए कि 10 मिनट लगा या 10 सेकंड लगा, ठीक है, मान लीजिए कि 5 सेकंड लगा। तब इसका औसत चाल कैसे निकालेंगे कि तय किया गया कुल दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी आपने चला 5 किलोमीटर चला तो 5 किलोमीटर आप लिखेंगे ऊपर, और कितना समय लगा उसको नीचे लिख देना है, 5 जो है सो सेकेंड भी लगा, ठीक है, और उसे भागा दे दीजिएगा तब आपका औसत चाल निकल जाएगा। यानी कि अगर आप 5/5 को भाग देंगे तो 1 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो सो चाल जो था या जिस वाहन से हम जा रहे थे वह 1 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा था, ठीक है, या किलोमीटर जो हो उसके जो है सो उस दूरी से चल रहा था उस चाल से। अब फिर आगे देखें, आगे कहा जाता है, समझिएगा, देखिए कहा जाता है आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि अधिक समय अथवा तय तय कोई वस्तु लंबी दूरियों तक कोई वस्तु एक नियत चाल से गति नहीं करती है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखीय गति पर हो और वस्तु की चाल परिवर्तन होती होती रहती है तो उस वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। देखिए गति भी जो होता है सो 2-3 टाइप का होता है, समान गति, असमान गति। देखिए असमान गति क्या होता है और समान गति क्या होता है अभी समझते हैं। इसके विपरीत यदि कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करती रही और वस्तु का चाल नियत रही तो उस वस्तु की गति को समान गति कहते हैं। बस, साइकिल, रिक्शा आदि की गति असमान गति एवं घड़ी के सुई की गति, सरल लोलक की गति एक समान गति होती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा, तो रास्ता में भीड़ भड़का आ गया या जो है सो कहीं आपको तेज़ चलाना हुआ या कहीं आप स्लो चला रहे हैं, तब क्या हुआ, आपका चाल जो है सो समान नहीं रहा, असमान हो गया। कहीं 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हैं तो कहीं 10 के प्रति किलोमीटर आवर से चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बंदूक है आपके पास, ठीक है, और बंदूक से जैसे ही गोली चला रहे हैं तो जितना स्पीड यहाँ से निकला उतना स्पीड आगे बढ़ते चला जाएगा, तो एक समान चाल कहलाता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। फिर घड़ी का सुई जो है सो एक समान, यानी कि उसका बीच में जो सो टाइम का अंतराल जो है सो कम या ज़्यादा नहीं होगा और वह एक ही समान से जो सो दूरी तय करते रहता है।
अब आगे देखिए, कहा जाता है यदि यदि आप किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय माप ले तो उस वस्तु की औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। कि अगर किसी वस्तु का दूरी आप माप लें कि और उसमें कि जितना समय लगा, अगर उस जान जाए तो उसका हम औसत चाल निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आगे कहा जाता है समय की माप, मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? देखिए, समय की माप का अभिप्राय काल अंतराल की माप से जब आप समय मापने के लिए किसी घड़ी के बारे में चर्चा करते हैं तब इसको अभिप्राय काल अंतराल का माप ही होता है। प्राचीन काल में पूर्वज समय की माप प्राकृतिक घटना से करते थे, और प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे वह जो सो समय का माप प्राचीन तरीके से करते थे, और अभी जो सो अभी के आधुनिक तरीके से किया जाता है। फिर आगे कहा जाता है ये घटनाएं निश्चित अंतरालों के बाद अपने आप को दोहराते थे, और उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन सुबह सुबह में उदय होता है एवं सूर्य उदय के अगले सूर्य अस्त के बीच समय को एक दिन कहा जाता है। अब देखिए, सूर्य उदय एक आज हुआ और कल अस्त हुआ, मतलब शाम को अस्त होगा, और उसके बीच के डिफरेंस को 24 आवर के डिफरेंस को एक दिन कहा गया। फिर आगे इस प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच समय को एक माह कहा गया। ठीक है, एक महीना इस प्रकार से रखा गया। और फिर आगे बताया जाता है पृथ्वी के द्वारा सूर्य के एक परिक्रमा पूर्ण करने को एक वर्ष का समय नियत किया गया, और बाद में लोगों ने समय की माप छड़ी की लंबाई द्वारा, और बाद में लोगों जो ये जो सो बहुत प्राचीन काल की बात है, लेकिन फिर जो है सो माप जो सो छड़ी के द्वारा जो सो समय का मापन किया करते थे। समझिएगा, कहा जाता है यह माप एक दिन के काफ़ी छोटे समय अंतराल के लिए था। इस माप के लिए इस अंतर का उपयोग किया गया था, उसे धूप घड़ी कहते हैं, और इसे हम धूप घड़ी कहते हैं। यह संयंत्र सूर्य के विभिन्न स्थिति के लिए किसी किसी देखिए आगे किसी के लिए धूप घड़ी कहते हैं, और इस यंत्र के विभिन्न स्थितियों के लिए किसी छड़ी के लिए किया जाता था। अब आगे देखिए, यही जो सो धूप छड़ी की धूप क्या कहा जाता है? छड़ी की छाया से धूप की घड़ी। ठीक है। अब आगे देखिए, क्रियाकलाप किया जाता है कि किस प्रकार उस समय जो है सो छड़ी से जो है सो समय का मापन किया जाता था। देखिए, क्रियाकलाप 2, दिन के भिन्न भिन्न टाइम में एक छड़ी की छाया की लंबाई मापा। ठीक है, मापन कीजिए का मापन। एक सीधी छड़ी को मैदान में लंबवत खड़ा कर दीजिए। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि छड़ी को सीधा ऐसे खड़ा कर दिया जा रहा है, और सूर्य यहाँ था जब सुबह, फिर सुबह से थोड़ा सा 11 बजे का टाइम हुआ, फिर जो है सो दोपहर का समय हुआ, फिर दोपहर के बीच जो है सो और शाम का बीच, और फिर यहाँ जब शाम हो जाता है तब उसके बीच जो है सो उसका आकार को देखा जाता है, और उसी से जो है सो समय का जो है सो कॉन्सेप्ट निकाला जाता था पहले के ज़माने में, कि किस प्रकार इसी से समय लोग मेजरमेंट करते थे। आगे कहा जाता है सुबह 7 बजे उसकी छाया की लंबाई माप ली जाती थी, और इस प्रकार सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे जो है सो, और फिर 5 बजे जो है सो छड़ की वही जो मतलब छड़ी थी उसकी छाया को माप लिया जाता था, आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से उसका जो सो समय जो सो निकालते थे। कहने का अर्थ ये बनता था, फिर जो सो वह धूप में एक छड़ी को रोज खड़ा कर देते थे, फिर उसे मापते थे। तो देखिए, एक दिन माप लिए उस छाया को, तो उन्हें पता चल जाता था हाँ इतना छाया की लंबाई इतना ही है, यानी कि 2 बज गया। फिर छाया की लंबाई इतना ही, यानी कि 3 बज गया। इस प्रकार से वह जो सो समय का मेजरमेंट पहले के ज़माने में किया करते थे। आगे कहा जाता है वस्तु की छाया लंबाई के सिद्धांत पर आधारित है। आप अपने रेत की घड़ी, जल की घड़ी के नाम सुना होगा, इसके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। आप देख सकते हैं रेत की घड़ी है, जल की घड़ी है। इस प्रकार की घड़ी जो सो अब आपको कम देखने को मिलता है। अब आगे कहा जाता है आप पाते हैं कि सुबह एवं संध्या में छाया अधिक लंबी एवं दोपहर में कम होती है। सुबह और संध्या में छाया जो है सो देख सकते हैं आप अधिक लंबी है, और संध्या में भी अधिक लंबी है, सुबह और शाम में। ठीक है। और समय मापने की सबसे समान युक्ति घड़ी है। सही बात है, समय मापने की सबसे समान युक्ति घड़ी है। और घड़ी की कार्यविधि में आवर्त घड़ी
का उपयोग किया जाता है। और आवर्तीय घड़ी का एक प्रमुख उदाहरण सरल लोलक है। और आवर्तीय घड़ी का जो प्रमुख उदाहरण एक देखा जाए तो सरल लोलक घड़ी जो है सो वह सबसे मस्त उदाहरण है, सबसे बेटर उदाहरण है, देख सकते हैं। अब जो सो आप देख सकते हैं डिजिटल घड़ी आ गई है, एक सुई वाला घड़ी आ गई है, लेकिन पहले लोलक घड़ी रहती थी जो कि उसी से समय का मेजरमेंट किया जाता था। अब आगे कहा जाता है चर्चा, जरा सोचिए और इसे चर्चा करना है। क्या आप जानते हैं कि जब लोलक वाली घड़ी नहीं थी तब समय कैसे मापी जाती थी? तो आप देख लें, अभी उसी प्रकार नापी जाती कि जब एक छड़ी को रख दिया जाता था और उसकी छाया की लंबाई को मेजरमेंट करके जो है उस टाइम का अनुमान लगाया जाता था कि हाँ इस प्रकार से अभी 2 बजा, 3 बजा, 1 बजा, इस प्रकार से किया जाता था। अब आगे कहा जाता है सरल लोलक। सरल लोलक क्या है? सरल लोलक एक धातु अथवा लकड़ी के छोटे गोले को किसी दृढ़ स्तंभ स्टैंड से धागे के सहारे निलंबित करके बनाया जा सकता है। और धातु अथवा लकड़ी के गोले को सरल लोलक का लोलक कहते हैं, गोलक कहते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए कहा जाता है जब लोलक बिंदु, देखिए जब लोलक ओ बिंदु पर स्थिर होता है, यानी कि एक पॉइंट पर स्थिर होता है, समझिएगा, ओ बिंदु पर स्थिर होता है, एक पॉइंट पर स्थिर होता है, तो उस गोलक की मध्य स्थिति, उसे मध्य स्थिति कहते हैं। जब यहाँ स्थिर है तो इसे मध्य स्थिति कहते हैं। और जब लोलक को थोड़ी विस्थापित कर उसे छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा खींच कर छोड़ दिया जाता है, तो वह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। और सरल लोलक की यह गति आवर्तीय अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। और यह लोलक का आवर्तीय और यह दोलन गति का उदाहरण है, क्योंकि जब यहाँ था, जब इसे यहाँ से पकड़ के यहाँ छोड़ दिया जाता है तब जो सो लोलक फिर यहाँ ऐसे आता, ऐसे ऐसे जो सो लोलक होते रहता है। और इस प्रकार यह जो सो सरल गति और लोलन गति का जो सो यह उदाहरण है। फिर आगे कहा जाता है लोलन अपनी मध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए से, देखिए ए से बी तक होते रहती है। मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए से बी होते रहती है। और बी से वापस ओ पर फिर एक पर आता है और को कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया। और सरल लोलक के द्वारा एक पूर्ण दोलन में लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। जो सरल लोलक जो होता है उसका एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कह देते हैं लोलक का। और यहाँ देख सकते हैं आप लोलक का किस प्रकार जो है सो एक्सपेरिमेंट यहाँ करके आपको बताया जा रहा है। अब अगला फिर क्रियाकलाप है 1 मीटर लंबे धागे के एक सरल लोलक बनाइए, ठीक है। और लोलक के गोले को उसकी मध्य स्थिति पर विराम से आने दीजिए। और लोलक के पीछे दीवार पर उसकी मध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कर दीजिए। और लोलक को पकड़कर इसे एक और ले जाइए, ठीक है। जिस प्रकार लोलक यहाँ आपको दिख रहा है एक और ले जाने को कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए फिर आगे कहा जाता है लोलक को पकड़कर इसे एक और ले जाइए और यह ध्यान में रखें कि धागा तनी हुई हो और धागा में कोई ढीलपन ना हो। अब लोलक को मुक्त कीजिए, यानी कि लोलक को अब छोड़ दीजिए। उस समय लोलक अपनी मध्य स्थिति पर है और उस समय विराम घड़ी का समय का नोट कीजिए, ठीक है। जो घड़ी आपके पास है उसका समय नोट कीजिए। फिर आगे कहा जाता है लोलक द्वारा 20 पूर्ण लोलक में लगा समय को मापिए, ठीक है। और अपने प्रेक्षण को सारणी में लिखिए और इस क्रियाकलाप को 4 से 5 बार दोहराइए और प्रेक्षक को सारणी में लिखिए। 20 लोलक को पूरा करने में लगा समय को 20 से भाग देकर एक लोलक में लगा समय प्राप्त कीजिए। जो 20 लोलक को भाग दे दीजिए 20 से, जो 20 भाग में लगा और 20 से भाग दे दीजिए तो एक का निकल जाएगा। और यह समय सरल लोलक का आवर्तकाल है और जो समय लगा वही जो सो उसका आवर्तकाल कहलाता है। अब आगे देखिए आपने देखा कि लोलक का आवर्तकाल हर प्रेक्षण में लगभग समान आता है। क्या आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित करेगा? ध्यान रखिए धागा की समान लंबाई के लिए आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन सरल लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करेगा।
इस प्रकार से जो है सो नहीं करता है। और आजकल विद्युत परिपथ वाली कवच कवच घड़ी का उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक सटीक होता है। और अभी के जो समय मापा जाता है वह पहले की घड़ी से बहुत ही सटीक मापा जाता है। अब आगे कहा जाता है समय तथा चाल के मात्रक। अब यूनिट हमें पढ़ना है कि किसका एसआई यूनिट क्या होता है। देखिए समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। जो एसआई यूनिट यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा जाता है एसआई पद्धति। इसे समय का सेकेंड होता है, एस के द्वारा इसे सूचित किया जाता है। इसके बड़े मात्रक मिनट भी होता है और बड़ा देखा जाए तो घंटा होता है। और चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका अन्य मात्रक मीटर प्रति मिनट होता है अथवा किलोमीटर प्रति आवर होता है। और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी मात्रकों के संकेत को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि 10 किलोमीटर लिखते हैं तो 10 किलोमीटर पर सेकंड नहीं लिखेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। लिख क्या सकते हैं, 10 किलोमीटर पर घंटा लिखेंगे और 10 मीटर पर सेकंड लिखेंगे और एक वचन में हमें लिखना है। इस प्रकार से कहा जा रहा है। ठीक है, अब अगला जो सो इस वैज्ञानिक हैं जो गैलीलियो गैलीली हैं, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा पूछा जा सकता है। अब आगे है चाल की माप, कि चाल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। आपने समय तथा दूरी की माप को जाना। क्या अब आप किसी वस्तु की चाल चाल माप सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी स्पीड से चल रही है, उसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं। आइए इसे समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 4, एक गतिशील गेंद की चाल मापना। गतिशील गेंद की चाल मापना। प्रश्न पर एक बिंदु ए पर निर्देशित कर लीजिए और यह आरंभिक बिंदु है। सही बात है, समझिएगा। जैसे कि देखिए आरंभिक बिंदु ए से 5 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु बी निर्देशित निष्कर्ष कर लीजिए। अंतिम बिंदु या अंतिम बिंदु है। कहने का अर्थ ये बनता है कि मान लीजिए ए यहाँ है पॉइंट और बी यहाँ है। ठीक है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है और ये 5 मीटर है। ठीक है, समझिएगा 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। आप अपने मित्र को ए बिंदु पर खड़ा कीजिए। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश एक गेंद को धीरे से लुढ़काए। आप उसी क्षण विराम घड़ी को ऑन कर दीजिए। जब गेंद बी बिंदु पर पहुंचा तब विराम घड़ी को स्टॉप करके समय का नोट कीजिए। अब बी बिंदु को स्थान में परिवर्तन करते हुए प्रयोग को 4 से 5 बार दोहराइए। आप क्या तथा सभी मापों को सारणी में लिखिए। ठीक है, और देखिए आगे कहा जा रहा है इस क्रियाकलाप को समूह बनाकर बारी बारी से करिए। ठीक है, और जो क्रियाकलाप आप ऊपर जो आपने किया उस क्रियाकलाप को बार बार करिएगा, तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा ये सब प्रश्न में। अब आगे देखिए क्या कहा जाता है, दूरी तथा लिया गया समय। देखिए यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो तो आप दिए गए समय में उसकी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुना करना होगा। देखिए अगर आपको चाल ज्ञात हो और जो सो आपको दूरी निकालना हो तब जो सो और समय आपको दिया हुआ है तब जो सो आप दूरी जो सो निकाल सकते हैं। दूरी लिखकर जो सो चाल और समय को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पास जो सो दूरी कितना लगा उस चाल में या समय में वो जो सो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए कहा जाता है आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी और तय किया गया समय और बराबर होता है दूरी अपॉन चाल। अब अगला एक प्रश्न है, इस प्रश्न को जो सो मैं आपको पहले बताता हूँ उसके बाद आगे बढ़ूँगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। देखिए प्रश्न को समझने से पहले आप इसको समझ लीजिए कि अगर आपको औसत चाल निकालना हो तो तय किया गया कुल दूरी और दूरी में लगा समय जो सो उसे आप डिवाइड कर देंगे। जितना दूरी आप तय किए, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर तक आप चलें और आपका समय लगा 5 घंटा। ठीक है, तो आप इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको एक आ जाएगा 1 घंटा, यानी कि आप जो सो आपका औसत चाल कितना निकला 1 घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है।
अब आगे देखिए, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, लेकिन जब इसे उलटफेर करेंगे यानी कि जब आपको चाल निकालना हो तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र एक ही है लेकिन आपको इसमें जो है सो हेर फेर करना है। और फिर समय अगर आपको निकालना हो और दूरी दिया गया और चाल दिया गया हो तो आप समय यहाँ से निकाल सकते हैं। और दूरी निकालना हो तो चाल दिया है और समय दिया है तो चाल और समय को मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपको जो सो निकल जाएगा। फिर आगे कहा जाता है चाल का एसआई मात्रक जो है सो किलोमीटर प्रति घंटा होता है और किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड होता है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर किसी चीज़ का अगर आपको चाल निकालना हो तो किलोमीटर में और किलोमीटर और प्रति घंटा में दिया हो तो ही। अगर मान लीजिए कि यहाँ मिनट में दिया हो, यहाँ जो है सो मिनट में दिया है और टाइम जो है सो घंटा में दिया है, तो पहले से मिनट वाला को जो सो सॉरी कि मीटर वाला को जो सो पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो है सो इसे हल करेंगे, आगे तब बढ़ेंगे। यानी कि इसका एसआई पद्धति को हमें देखते हुए चलना है। अगर यहाँ मीटर प्रति सेकंड है और अगर यहाँ आपको किलोमीटर सेकंड दिया होगा तो आपको पहले किलोमीटर के जो सो मीटर में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आगे बढ़ना है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए किलोमीटर पर आवर इसका जो है सो एसआई यूनिट कैसे आया। देखिए दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, दूरी का एसआई मात्रक होता है किलोमीटर, ठीक है, या मीटर होता है। तो मान लीजिए किलोमीटर और समय, चाल का एसआई मात्रक कैसे आया है किलोमीटर ये समझिएगा। और नीचे है समय, हमारा समय का घंटा होता है या सेकंड होता है। तो देखिए ऊपर किलोमीटर आया दूरी का और अपोन में क्या आया समय का, तो किलोमीटर पर आवर हो गया, फिर मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब अगला प्रश्न है, जो प्रश्न आप बुक में देखे थे वही प्रश्न है, इस प्रश्न को आप समझिएगा। प्रश्न जो है सो ईजी है, आप अगर इसे समझ लीजिएगा तब आपका आधा मन का जो जितना भी मन में डाउट चल रहा है वो सब डाउट जो सो क्लियर हो जाएगा। कहा जाता है यदि आप 10 किलोमीटर की चाल से 5 सेकंड तक चलते हैं तो आपने कितने दूरी तय किया। कहने का अर्थ ये बनता है कि आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है सो तय किए, ठीक है, कितना 10 किलोमीटर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और जो आपका चाल है वह 10 किलोमीटर 1 सेकंड में चल रहे, 10 मीटर 1 सेकंड में चल रहे हैं, ठीक है। तो 5 सेकंड तक आपने चला, ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 और एक 5वां सेकंड में आप पहुँच गए, तो 5 सेकंड तक आपने चला, तब कितना दूरी जो है सो आपने तय किया। तो देखिए चाल हमारा 10 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और समय हमारा जो सो क्या दिया हुआ 5 सेकंड दिया हुआ है। और चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटा समय, और हमें निकालना क्या है, दूरी निकालना है, ठीक है, हमें दूरी पूछा है, डिस्टेंस। तो चाल बराबर हमें क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है, लेकिन दूरी बराबर क्या हो जाएगा अब, चाल बटे समय, सॉरी चाल अप इंटू समय हो जाएगा। और दूरी हमारा यहाँ है और चाल हमारा कितना दिया हुआ है, चाल जो हमारा जो सो 10 किलोमीटर प्रति सेकंड 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और समय हमारा जो सो 5 सेकंड दिया हुआ है। अब सेकंड से सेकंड कट जाएगा और 5 और 10 मल्टीप्लाई होके 50 मीटर आ जाएगा। यानी कि हमारा डिस्टेंस कितना होगा, जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, जो 10 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहे थे, वो 50 मीटर का हमारा डिस्टेंस था, ठीक है। यही जो सो यह प्रश्न था। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे आपने जो सो प्रश्न को अब जो सो हल कर लिया। अब आगे कहा जाता है आपने मोटरसाइकिल, बस, स्कूटर इत्यादि वाहनों में लगे मीटर को अवश्य देखा होगा। इसके एक कोने पर किलोमीटर पर आवर लिखा होता है और यह चाल मापता है या क्या मापता है, या स्पीडोमीटर होता है। जो हमारा वो गाड़ी में होता है वह कितना स्पीड में आप जा रहे हैं वही मापता है, तो हमारा वह स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। और उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं, चाल मापी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कहा जाता है चाल मापी चाल को किलोमीटर पर घंटा में बताता है। इससे एक अन्य मीटर जिसे किलोमीटर किलोमीटर भी लिखा होता है, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को बताता है कि आप कितना दूरी तय किए, ठीक है, वो बताता है। यहाँ देख सकते हैं किलोमीटर लिखा हुआ है और गाड़ी का जो सो ये काटा है, जो गाड़ी का होता है स्पीडोमीटर, और जो सो ओडोमीटर, ये दोनों इसी में होता है। और देखिए ये हमारा स्पीड है किलोमीटर पर आवर, कितने के स्पीड से गाड़ी जा रहा है, और ये किलोमीटर लिखा हुआ यानी कि इतना डिस्टेंस आप तय किए, ठीक है, ये बताता है। अब आगे देखिए कहा जाता है आपने बस में यात्रा की होगी। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय नी निमिषा निमिषा ने बस के पथ मापी का पाटन यात्रा समाप्त होने
तक हर 30 मिनट के बाद अपनी डायरी में लिखा। इसके बाद उसने ये अपने पाठ्यक्रम सारणी में 7.2 में 7.5 में लिखा और सारणी 7.4 का यात्रा के विभिन्न समयों पर पथमापी का पाठ्यक्रम। देखिए 8 बजे जो है सो 1200 किलोमीटर और उस समय आरंभिक पॉइंट था, और जो है सो 8:30 में 30 किलोमीटर का दूरी तय किया। 30 मिनट में 30 और फिर अगला 30 मिनट में जो है सो 30, यानी कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। और इस प्रकार से जब 10 बजा तब जो है सो 120 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से और जो सो नोट करते हुए जा रही थी। आगे कहा जाता है, इस सारणी में क्या आप बता सकते हैं कि आधे घंटे में तय की गई दूरी निकाल सकते हैं? हाँ, आधा घंटा में जो सो 8 से 8:30 के बीच का दूरी देखेंगे कि कितना दूरी तय किया गया, तो आधा किलोमीटर यानी कि 30 किलोमीटर दूरी तय किया गया। ठीक है, अब ऊपर दी गई सारणी से आप क्या परिकल्पना कर सकते हैं? 9:30 पर बस आरंभिक बिंदु विद्यालय से कितनी दूरी तक जा चुकी थी? देखिए बताते हैं। इसकी जानकारी आपको दूसरे समय ग्राफ से प्राप्त हो सकता है। आइए अब आप पता लगाते हैं कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जा सकता है। इसको समझने के लिए पहले विभिन्न प्रकार के ग्राफों को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब देखिए विभिन्न प्रकार के ग्राफ। देखिए कहा जाता है, आपने यह देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के ग्राफों के द्वारा समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में आंकड़ा संबंधी सूचनाओं को रोचक बनाया जाता है। और चित्र 7.9 में मासिक घरेलू खर्च स्तंभ, ग्राफ 7.10 में मासिक घरेलू खर्च वृत्त रेखा और पाई द्वारा प्रस्तुत किया गया है। समझिएगा, सारणी के यहाँ जो है सो किसके द्वारा दिखाया गया? ये सब जो ग्राफ के द्वारा दिखाया जा रहा है। ग्राफ के द्वारा बहुत ऐसे चीज़ दिखाए जाते हैं जो कि देखने में एक मनोरंजक हमें पैदा करता है। कहा जाता है, एक वाहन की चाल को समय के साथ चित्र 7.11 में दिखाया गया है। आइए इस प्रकार का ग्राफ बनाने का प्रयास कीजिए। एक ग्राफ पेपर लीजिए और उस पर ऊपर दो परस्पर लंबवत सरल रेखाएं खींचिए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, और क्षैतिज रेखा पर XOX अंकित कीजिए और एवं ऊर्ध्वाधर रेखा पर YOX अंकित कीजिए, और XOX को X अक्ष पर और YOX को Y अक्ष पर कहते हैं। इस प्रकार से आपको ग्राफ पेपर लेना है और इसी पर जो सो अंकित करना है, यानी कि खींचना है ग्राफ को। ठीक है, आगे फिर कहा जाता है, XOX तथा YOX को काटन बिंदु मूल बिंदु कहा जाता है। जो भौतिक राशियों के संबंध में दिखलाना है, उसमें से X अक्ष और Y अक्ष दूसरे को Y अक्ष के अनुदिश दी जाती है, और X अक्ष को दर्शाई गई राशि के धनात्मक O से दाईं तथा दाईं और बाईं जो है सो दाईं ऋणात्मक मान तो और बाईं ओर दर्शाया जाता है। उसी प्रकार Y अक्ष पर दर्शाई गई राशि के धनात्मक मान को 0 से या O के ऊपरी और ऋणात्मक मान को O से नीचे की ओर दर्शाया जाता है। यदि दोनों अक्षों पर दर्शाए जाने वाले राशियों को सिर्फ धनात्मक मान ही, तो ग्राफ OX के क्षेत्र में ही सीमित होगा। और इस पाठ को ग्राफ से आपको केवल राशियों के धनात्मक मान पर ही जो सो विचार करना है। और इस प्रकार जो सो जितना भी ग्राफ है, आप ग्राफ को जो सो समझ सकते हैं, और सभी ग्राफ जो सो आप इम्पोर्टेंट ग्राफ है, और ग्राफ को जो सो समझकर आप आगे देख सकते हैं।